स्टोक्स एडम सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो चुका होगा, जब हमारे पास क्या होगा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो चुका होगा, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ऐसे नोड से इम्पल्स जो है वो वेंट्रिकल की तरफ नहीं आ रही होगी। तो इससे क्या होगा कि फॉर टाइम बिंग 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड नहीं 15 से 20 सेकंड के लिए हमारे पास हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देगा। वो क्यों छोड़ेगा? क्योंकि भाई ऐसे नोड की इम्पल्स आती है 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब वो इम्पल्स हमारे पास वेंट्रिकल तक नहीं पहुँच रही, तो उससे पहले क्या होता है कि ऐसे नोड बहुत ज़्यादा इम्पल्स दे चुका होता है, ठीक है। जब तक उस ऐसे नोड की इम्पल्स का असर कम नहीं होगा तब तक हमारे पास एवी नोड या हमारे पास परकंजी फाइबर्स अपने आप को पेस मेकर नहीं बना सकते, ठीक है। जब तक हमारे पास ऐसे नोड की पहले बहुत सारा इम्पल्स जो आया हुआ था 75 बीट्स पर मिनट वाला, जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर घूम रहा था, जब तक उसका असर ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारे पास एवी नोड और है ना परकंजी फाइबर्स वगैरह अपने आप को पेस मेकर नहीं बना सकेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास इसका असर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक तो हुआ है, ठीक है, इम्पल्स जो है अब न्यू इम्पल्स जो है वो ऐसे नोड से एवी नोड मतलब ऐसे नोड से एवी नोड तक तो आ रही है, लेकिन एवी नोड से फिर नीचे की तरफ नहीं जा रही, ठीक है। तो जब तक हमारे पास ये असर इनका ख़त्म हो जाएगा, पुरानी वाली ऐसे नोड का जो इम्पल्स थी, पुराने वाले ऐसे नोड से जो इम्पल्स आई हुई थी, जब तक उसका असर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि एवी नोड और हमारे पास परकंजी फाइबर्स वगैरह वो दोबारा अपने आप को पेस मेकर बना लेंगे 15 से 20 सेकंड के बाद, और फिर हमारे पास वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाना शुरू कर देंगे। तो फॉर अ टाइम बिंग मोमेंटरीली तौर पे हमारे पास क्या होता है कि जब ये हमारे पास है ना हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करना छोड़ रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास ब्रेन के अंदर कॉन्शियसनेस वगैरह होना शुरू हो जाती है, इंसान जो होता है वो मेंटल डिस्टॉर्शन वगैरह में चले जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास फिर जैसे ही ये एवी नोड जब अपने आप को पेस मेकर बना लेगा तो हमारे पास दोबारा फिर कंडीशन नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास था स्टोक्स एडम सिंड्रोम। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम एक्टोपी फोकाई भी कहते हैं, ये क्या होता है? इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअली ये होती क्यों है? ये हमारे पास स्मोकिंग वगैरह से, कैफ़ीन वगैरह लेने से, निकोटीन वगैरह लेने से, या हमारे पास नींद पूरी नहीं होने की वजह से ये हमारे पास प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि 3 टाइप्स की प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। एक होता है प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है एवी नोड की प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकल की प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो इसमें ये चीज़ याद रख लेना कि हमारे पास इम्पल्स जो है वो ऐसे नोड से नहीं आ रही होती, वो है ना इसके मतलब एट्रिया में किसी और जगह से आ रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास है ना शॉर्ट PR इंटरवल होता है। क्या होता है हमारे पास? शॉर्ट PR इंटरवल। उसके बाद क्या होगा कि जब दूसरी इम्पल्स आने के लिए होगा, दूसरी इम्पल्स जैसे आने लगेगी तो वो हमारे पास है ना थोड़ी देर से आएगी, क्योंकि हमारे पास सपोज़ करो कि पहले इम्पल्स आती थी ऐसे नोड से, अब ऐसे नोड से नहीं आ रही, एट्रिया के किसी और पार्ट से आ रही है, ठीक है। तो जब वो इम्पल्स देगी तो हमारे पास एक क्या होगा कि है ना PR इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, एक तो ये चीज़ याद कर ही लो। उसके बाद क्या होगा कि जब वो दूसरी इम्पल्स हमारे पास अब ऐसे नोड से आने लगेगी तो वो फ़ौरन के फ़ौरन ऐसे नोड से नहीं आएगी, पहले जब तक पहली वाली इम्पल्स जो कि है ना प्री मेच्योर थी वो ख़त्म नहीं होती, उसके बाद फिर जाके हमारे पास ऐसे नोड से आएगी। तो इसमें क्या होता है हमारे पास एक कंपेंसेटरी पॉज आ जाता है। याद रख लेना क्या होता है इसके अंदर, एक कंपेंसेटरी पॉज आ जाता है किसके अंदर? प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से कि हमारे पास जो है वो इम्पल्स जो है वो जल्दी जा रही है, यानी कि PR इंटरवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि अगर इम्पल्स जो है वो हमारे पास बहुत जल्दी वेंट्रिकल की तरफ पहुँच रही है, PR इंटरवल शॉर्ट हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास इम्पल्स जो है वो एट्रिया से बहुत जल्दी वेंट्रिकल की तरफ पहुँच रही है और वेंट्रिकल को बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है। तो इस वजह से होगा क्या, वेंट्रिकल बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है ना मतलब जो डायस्टोल वाला ब्लड होता है वेंट्रिकल के अंदर वो पूरा नहीं आएगा और फिर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। एट्रिया से इम्पल्स बहुत जल्दी आ रही है वेंट्रिकल की तरफ, मीन्स कि हमारे पास वेंट्रिकल फिल हो नहीं पा रहा और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास पल्स डेफिसिट हो जाएगी। ये चीज़ याद रख लेना, प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, पल्स डेफिसिट हो जाएगी, यानी कि हमारे पास रेडियल आर्टरी से अगर हम पल्स चेक करेंगे तो हमारे पास पल्स नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यही कि अगर एवी नोड के अंदर हमारे पास प्रीमेच्योर एट्रियल प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, प्रोलॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। बंडल ऑफ हिस के अंदर अगर हमारे पास है ना ये वो मतलब प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो वो QRS कॉम्प्लेक्स लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर वेंट्रिकल के अंदर अगर हमारे पास प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ये हमारे पास इन दी एंड क्या लेके जाएगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करवा देगी।
सो ये याद रखना कि हमारे पास अगर AV नोड और हमारे पास है ना AV नोड पे अगर हमारे पास प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो क्या होगा कि हमारे पास है ना वो QRST कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो QRS कॉम्प्लेक्स जो होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। बस ये क्लिनिकल कंडीशन याद रखना। ठीक है, अभी हम देखेंगे लॉन्ग QT इंटरवल। लॉन्ग QT इंटरवल का मतलब ये होता है कि हमारे पास है ना ये वेंट्रिकल जो है वो रीपोलराइज ना हो सक रहा हो। लॉन्ग QT इंटरवल का मतलब ये है कि हमारे पास वेंट्रिकल जो है वो रीपोलराइज ना हो सक रहा हो। ठीक है, अब वो हमारे पास क्यों नहीं हो पा रहा, वो इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि कैल्शियम की कमी हुई हुई है। कैल्शियम की क्या हुआ है, कमी हुई हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास रीपोलराइजेशन करवाते कैल्शियम बोल रहा हूँ यार, पोटेशियम की कमी हुई हुई है। ठीक है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन क्यों नहीं हो पा रही, पोटेशियम की कमी हुई हुई है। वो क्योंकि रीपोलराइजेशन करवाते ही पोटेशियम है तो हमारे पास पोटेशियम की कमी हुई हुई है, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी और लॉन्ग QT इंटरवल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो आती है पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऐसे नोड की जगह कोई और पार्ट जो है वो हमारे पास है ना फॉर अ टाइम बीइंग हमारे पास क्या हो, वो पेसमेकर बन जाए। ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग हमारे पास कोई और पार्ट जो है वो पेसमेकर बन जाए। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास अगर वो ऐसे नोड जो है सॉरी एट्रिया जो है, एट्रिया के अंदर देखें अगर हमारे पास कोई पार्ट जो है वो है ना बन जाए, क्या कहते हैं, पेसमेकर बन जाए, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे पास है ना ये P वेव जो होगी वो क्या होगी, वो मिसिंग हो जाएगी। P वेव जो होती है, सॉरी P वेव इसमें इन्वर्टेड होती है। एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया में क्या होता है, P वेव जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो इन्वर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर AV नोड जो है वो हमारे पास पेसमेकर बन जाए तो इससे क्या होगा कि AV नोड से इम्पल्स जो है वो एट्रिया में नहीं जाएगी फ़ौरन। ठीक है, तो एट्रिया जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो देयर विल बी अ मिसिंग P वेव। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, मिसिंग P वेव होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास है ना ये एक्टोपिक फोकाई हो जाए, एक्टोपिक फोकाई के अंदर ये होता था कि है ना कोई और पार्ट जो होता था वो पेसमेकर बन जाता था। अगर हमारे पास AV नोड या वेंट्रिकल जो है वो अगर पेसमेकर बन रहा है तो हमारे पास P वेव जो होगी वो मिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया के अंदर क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास क्या होगा कि ना वो क्या कहते हैं, इम्पल्सेस जो है वेंट्रिकल के अंदर पास हो रही होंगी। वेंट्रिकल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया के अंदर क्या होगा कि वेंट्रिकल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, बहुत जल्दी जल्दी QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, तो हमारे पास कोई रिदम ही नहीं होगा। एबनॉर्मल बीट्स जो होंगी वो क्विकली एबनॉर्मल बीट्स जो है वो हमारे पास शो हो रही होंगी और कोई रिदम नहीं होगा। ठीक है, इन दी एंड जाके ये क्या कर देगा हमारे पास, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि वेंट्रिकल का कुछ पार्ट जो है वो है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो रिलैक्स हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेंट्रिकल में से कोई ब्लड जो है वो पंप नहीं होता। इसी तरीके से एट्रियल फिब्रिलेशन में भी क्या होगा कि हमारे पास एट्रिया का कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा और कुछ पार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि एट्रिया से भी ब्लड पंप नहीं होगा। तो इसी तरीके से इससे मिलती जुलती एक और कंडीशन है, वो है एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि हमारे पास है ना रैपिड वो हमारे पास एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया की वो है मैनिफेस्टेशन कि हमारे पास है ना एट्रिया बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, हमारे पास एट्रियल वो जो फ्लटर जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेटेड, बहुत जल्दी कोऑर्डिनेट क्विक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया इज नोन एज एट्रियल फ्लटर, जिसमें हमारे पास क्या होगा, एट्रिया बहुत जल्दी कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। फिर बाद में यही फ्लटर जो है वो फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा कि एट्रिया का कुछ पार्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कुछ पार्ट जो होगा वो रिलैक्स हो रहा होगा और एट्रिया के अपने मसल्स के दरमियान में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास लास्ट जो टॉपिक रह गया है कि ये हमारे पास फिब्रिलेशन जो है वो डेवलप क्यों होती है। फिब्रिलेशन जो होती है हमारे पास डेवलप होती है ड्यू टू री एंट्री मूवमेंट और सर्कस मूवमेंट। फिब्रिलेशन क्यों डेवलप होती है, ड्यू टू री एंट्रेंट मूवमेंट और सर्कस मूवमेंट। ये इसको समझने के लिए बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि ये हमारे पास है ना जनरेट कैसे होती है, री सर्कस या री एंट्रेंट मूवमेंट जो है ये हमारे पास फिब्रिलेशन कैसे कराती है। सपोज़ करो एक नॉर्मल इम्पल्स है, ठीक है, वो हमारे पास, इसको समझने के लिए आपको एक क्लॉक वाइज स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ करो कि हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, उसमें से हमारे पास इम्पल्स आती है 12 वाली पोजीशन से और एंड होती है दोबारा 12 वाली पोजीशन पे। ठीक है, अब इस दौरान जो है हम अगर न्यू इम्पल्स देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ करो 12 से लेके दोबारा 12 तक आने वाला टाइम जो है वो है हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास एट्रियल मसल्स हैं जिसकी वजह से अगर हम दोबारा कोई इम्पल्स दे रहे हैं तो इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अब हमें इस पीरियड को जो है वो क्या कराना पड़ेगा, वो डिक्रीज़ कराना पड़ेगा। इस पीरियड को क्या कराना पड़ेगा, डिक्रीज़ कराना पड़ेगा। ठीक है,
अब ये कैसे डिक्रीज़ होगी कि हम है ना पहला इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो डिक्रीज़ करा दें। अब ये रिफ्रैक्टिव पीरियड हमारे पास 3 तरीक़ों से डिक्रीज़ हो सकता है। एक कि हमारे पास जो है सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे पास एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। एक कि अगर हमारे पास एपिनेफ्रिन वगैरह की है ना एक्यूमुलेशन हो जाए या सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मसल्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यू इम्पल्स जो है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा असरअंदाज कर देंगी। दूसरा तरीका ये कि अगर हमें है ना ये जो मतलब इम्पल्स की ड्यूरेशन थी पहले की 12 से दोबारा 12 तक जा रही थी, अगर हमें इसको डिक्रीज़ कराना है तो ऐसे डिक्रीज़ कराएं कि हम है ना साइज़ बढ़ा दें। हम क्या करते हैं, एट्रिया का साइज़ जो है वो बढ़ा दें, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास है ना जो टाइम पहले ये ले रही थी एक इम्पल्स अपने आप को कंप्लीट करने की, तो वो उस टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव पीरियड सपोज़ करो कि 8-12 से दोबारा 12 तक आने के लिए कितना था, 3 सेकंड था, ठीक है। अभी अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने साइज़ बढ़ा दिया, एट्रियल मसल्स का क्या किया, साइज़ बढ़ा दिया, तो जैसे ही 3 सेकंड होगा तो हमारे पास इम्पल्स जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो 3 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास जो है वो दोबारा 12 वाली पोजीशन तक नहीं पहुंचेगा। दोबारा इम्पल्स जो है वो हमारे पास 12 वाली पोजीशन तक नहीं पहुंचेगी और पहले ही जो है वो है ना उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो फ़ौरन हमारे पास क्या होगा कि जो दूसरी वाली इम्पल्स हैं उसका असर आ जाएगा। साइज़ बढ़ाने से हमारे पास असर आ जाएगा, बस अभी ये रट्टा लगा लो, साइज़ बढ़ाने से हमारे पास इम्पल्स जो है वो न्यू इम्पल्स जो है वो एंटर हो जाएगी मसल्स के अंदर और फिब्रिलेशन करा देगी। दूसरा चीज़ क्या कि हमारे पास एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज़ करा दें। तीसरा ये कि हम जो है जो रिफ्रैक्टिव पीरियड की वाली जो इम्पल्स है उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ करा दें। तीसरी चीज़ क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ करा दें। वापस तीनों फैक्टर सुन लो, वेलोसिटी डिक्रीज़ करा दें, दूसरी चीज़ क्या है ना वो करवा दें, साइज़ बढ़ा दें, तीसरा ये कि एक्साइटेबिलिटी बढ़ा दें। इन तीनों चीज़ों से क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव पीरियड डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास दूसरी इम्पल्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी। अगर हमें हार्ट रेट कैलकुलेट करना है ईसीजी से, तो हम कैलकुलेट करेंगे बाय आरआर इंटरवल। अगर हमें ईसीजी के ग्राफ से हार्ट रेट कैलकुलेट करना है तो हम आरआर इंटरवल के थ्रू है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। आरआर इंटरवल क्या है, ये हमारे पास इंटरवल है बिटवीन 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये हमारे पास वो इंटरवल है जो कि 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का एरिया है, ठीक है। अब 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में कितने बड़े बॉक्स आते हैं, तो वो हमारे पास नॉर्मली आते हैं 4 बड़े बॉक्स, और एक बड़ा बॉक्स जो होता है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है 0.2 सेकंड को। तो 4 बड़े बॉक्स कितने सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे, 0.8 को। तो हम हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि 60 को हम डिवाइड करते हैं कि हमारे पास कितने बड़े बॉक्स का सेकंड आया है। 60 को हम डिवाइड करेंगे कि हमने देखा था कि 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दरमियान में कितने बड़े बॉक्स आ रहे थे, 4 बड़े बॉक्स आ रहे थे, और 4 बड़े बॉक्स का सेकंड टाइम कितना था, 0.8। तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 0.8 से। इसी तरीके से अगर हमारे पास हम दूसरी कोई ईसीजी लें, उसमें हमारे पास 2 क्यूआरएस के दरमियान में 3 बड़े बॉक्स आ रहे हैं, तो टाइम कितना हो गया, 0.6। तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 0.6 से, तो हमारे पास क्या होगा कि हार्ट रेट जो है वो मतलब ज़्यादा आएगा, यानी कि 75 से और ज़्यादा वैल्यू आएगी। सपोज़ करो 100 तक आ गई, तो ये 100 हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये 100 हमारे पास हार्ट रेट शो कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो हार्ट जो है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है, फीवर हुआ है, टैकीकार्डिया हुआ है।